औषधि है। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार को जिला प्रशासन और एमडीए की संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि की संस्कृति और सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अवैध ढांचों पर सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 600 से अधिक अवैध ढांचे हटाए जा चुके हैं और 10,000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। साथ ही परिवार रजिस्टर में हुए हेराफेरी की जांच में निर्देश भी दे दिए गए हैं। अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे, हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना, यह हमारा संकल्प रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में बढ़ता मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर चुनौती है और ये केवल वन विभाग नहीं बल्कि पूरे प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य एजेंसियां आपसी समन्वय से काम करें। मशक्त बढ़ाने, बेहतर प्रबंधन जिम्मेदारियों के स्पष्ट निर्देश और रेस्क्यू सेंटर्स के निर्माण पर जोर भी दिया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि नियमों के दायरे में रहते हुए नागरिकों की जान माल की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें, प्रशासनिक समन्वय से यहां पर समाधान होगा। देहरादून से खबर है, आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासनिक समन्वय से यहां पर समाधान होने की बात यहां पर लगातार सामने आ रही है। सीएम धामी के कड़े निर्देश हैं। मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक, और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम है, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोप पौड़ी का नाम परिवर्तित करते हुए स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोप पौड़ी कर दिया गया है। तो वहीं इस संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अंकिता के माता पिता से भेंट कर दोहराया था कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। अंकिता भंडारी का यह मामला एक बार फिर से आपको बता दें सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। अब खुद सीएम धामी के निर्देश पर कॉलेज का नाम ही बदलकर अंकिता भंडारी के नाम पर कर दिया गया है और साफ तौर पर सीएम धामी का यह कहना है कि उनके माता पिता के आदेश अनुसार ये नाम जो है वो अंकिता भंडारी के नाम पर बदला गया है। क्योंकि शुरुआत से ही था कि वहां पर अंकिता भंडारी के नाम से उनके गांव का डोप क्षेत्र का जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम रखा जाए, और उसके कल शासनादेश जारी कर दिए गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आरटीआई अधिनियम के लागू होने के 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों और 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला है और इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया अध्याय खोल दिया है। आपको बता दें, आरटीआई अधिनियम के 20 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को सम्मानित किया। आरटीआई अधिनियम के 20 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने अधिकारियों को सम्मानित कर उन्हें पुरस्कारित किया। आपको बता दें, 20वां वर्षगांठ सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया है। अधिकारियों को कड़े निर्देश और सम्मान के साथ सीएम धामी ने आरटीआई के 20 साल पूरे होने पर अधिकारियों को सम्मानित किया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सम्मानित किया। आरटीआई के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों को यहां पर पुरस्कारित करते नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को सम्मान कर देते नजर आ रहे हैं। 20वीं वर्षगांठ सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया, जिसके तहत 5 अधिकारियों को खुद सीएम धामी ने सम्मानित किया है। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही हैं। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के दुगड़ा से गुमखाल तक 18.1 किलोमीटर मार्ग को डबल लेन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 352.52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड में सड़कों के सुधारीकरण में लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से काम किया जा रहा है। गुमखाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और उत्तराखंड राज्य को सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफी धनराशि मिली है, काफी सारी योजनाएं मिली है। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की जनता से। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। आपको बता दें, ऐसे में अब अंकिता प्रकरण की तह तक जांच होने और उसे न्याय में लाने की उम्मीद में सीएम धामी का यह कहना है कि अंकिता भंडारी के माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं के सम्मान करते हुए प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान कर दी जा चुकी है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले पर लगातार हो रही सियासत के बीच धामी सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। आपको बता दें, 9 जनवरी तक आयोजित शिविरों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार सीधे जनता के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा है कि प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक 297 कैंप का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 2,13,300
41 नागरिकों ने प्रत्यक्ष सहभागिता की है। आपको बता दें 300 से अधिक शिविर यहां पर आयोजित किए गए हैं। 2 लाख से अधिक नागरिकों की सहभागिता जो है वो यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें सीएम धामी जो है वह इस वक्त उत्तराखंड के विकास के लिए कड़े निर्देश जो है वो यहां पर देते नजर आ रहे हैं। तमाम शिविरों का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सीएम धामी द्वारा तमाम जो आदेश निर्देश हैं वो यहां पर दिए जा रहे हैं। 2 लाख से अधिक नागरिकों को सहभागिता देखने को मिली है। देहरादून में राज्य स्तरीय शीतलहर प्रबंधन को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें तो वहीं इस मौके पर शीतलहर प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि शीतलहर प्रबंधन के मद्देनजर आपदा विभाग पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। किस तरह से शीतलहर के दौरान कदम उठाए जा सकते हैं उन पर विचार मंथन किया गया है। राज्य सरकार पूरी तरह से आपदा प्रबंधन को लेकर सजग है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफी हद तक सफल रहे। काफी हद तक हम समय पर पहुंच सके, और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम करने में सभी के समन्वय प्रयासों से काफी मदद मिली। शीतलहर की तैयारियों के बारे में आज कार्यशाला रखी थी हम लोगों ने। इसमें हमारा प्रयास ये रहा है कि शीतलहर के कारण क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उन परिस्थितियों में आदमी को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उन परेशानियों से लोगों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विभाग, उसमें डिटेल में चर्चा करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है, जो अभी आज शाम तक चलेगी। अंकिता भंडारी मामले को लेकर अब यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस मुख्यालय से रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की गई। यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाति नेगी का कहना है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह विरोध हो रहे हैं और मामले की सीबीआई जांच की मांग भी सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए, साथ ही वीआईपी का भी खुलासा हो। डेड बॉडी इसलिए बनाई गई है आज क्योंकि प्रदेश सरकार का जो जमीर है मर चुका है, जो धामी जी की अंतरात्मा है वो मर चुकी है। जो बच्ची है अंकिता भंडारी, उसकी आत्मा ऊपर से चीख चीख के पुकार लगा रही है कि मुझे न्याय दिया जाए। जितने भी वीआईपी है जिनका नाम उजागर हो गए वो खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही क्योंकि उनकी पार्टी में संलिप्त लोग हैं ये, तो ये उसके खिलाफ हमारा विरोध है कि जो भी दोषी है जिनका नाम उजागर हुआ उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन सीबीआई जांच कराई जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पदयात्रा निकालकर अंकिता को न्याय दो, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में राज्य भर में चलाए जा रहे आंदोलन के तहत विधानसभा ऋषिकेश में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में भारी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। ये पदयात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट के गांधी स्तंभ पर समाप्त हुई। आपको बता दें इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अंकिता को न्याय दो, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाए और गट्टू भट्टू कौन है, भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन है के नारे भी लगाए गए। प्रदेश के करीब 23 लाखों कार्ड धारकों को बीते दिसंबर महीने का
चावल अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। राज्य में करीब 23 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से 12 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं, जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना से जुड़े हैं। देहरादून जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने साफ तौर पर बताया कि देरी का मुख्य कारण फोर्टिफाइड चावल की कमी रहा है, जिस वजह से दिसंबर महीने के चावल वितरण में देरी हुई है। लेकिन भारत सरकार से परमिशन प्राप्त हो चुकी है, जिसके तहत अब सभी जनपदों को फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति भी की जाने लगी है। देश में चावल में जो FRK मिलाया जाता है 1% दाना जो है वो उसकी उपलब्धता नहीं थी, जिसके कारण से दिसंबर से चावल की उपलब्धता नहीं हो पाई दुकानों पर, और भारत सरकार से इसमें परमिशन प्राप्त हो गई है। और इसमें जो है अभी 2 दिन से जिले को, जनपद देहरादून को भी और समस्त जनपदों को चावल मिलना प्राप्त हो गया है। और हम 10 दिन के अंदर सभी जो है गोदामों पर चावल दिसंबर का भी और जनवरी का भी उपलब्ध करा देंगे। साथ ही जो शीतकाल वाले हमारे गोदाम हैं, जो जनपद देहरादून के परिकर के गोदाम हैं, उन पे भी हम जो है 10 दिन के अंदर अगले फरवरी तक का जो है चावल और गेहूं हमने पहले से पहुंचा दिया है। चावल हम 10 दिन के अंदर पहुंचा देंगे और उसका जो है इसी महीने उसका वितरण दिसंबर का भी और जनवरी का भी करा देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। में पहली बार आर्किटेक्चर एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास के कर कमलों से किया गया है। आपको बता दें कि इस आयोजन में देश की टॉप 100 ऐसी कंपनी देहरादून पहुंची हैं जो कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और कंस्ट्रक्शन से सीधे तौर पर ताल्लुक रखती हैं। तो वहीं ये 3 दिवसीय प्रदर्शन 11 जनवरी तक देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। सब भाइयों का, मीडिया भाइयों का यहाँ पे स्वागत है। मैं इंद्र ढींगरा, माइंड्स मीडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से, मेरे साथी राकेश सिंह जी, मंजीत सिंह जी,
हम माइंड्स मीडिया की तरफ से ये एग्जीबिशन को हमने ऑर्गेनाइज किया है आर्केक्स के नाम से, द आर्किटेक्चरल एक्सपो। जैसा आपने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार इस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। बिल्कुल सच्चाई है कि आज उत्तराखंड देहरादून में आर्किटेक्चरल जो गतिविधि है उसमें किस टाइप के प्रोडक्ट, किस टाइप की सर्विस, किस टाइप की टेक्नोलॉजी नए तरीके से आ रही है और किस तरह से आर्किटेक्ट्स उनको यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए पूरे देश से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े ब्रांड आज अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को यहाँ पर लेकर के आए हैं। देखिए, उत्तराखंड अब हर दिशा में प्रगति की ओर बढ़ रहा है और मैं आर्किटेक्ट्स के उद्यमों को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अपना इस आयोजन का केंद्र देहरादून को चुना है। बड़ी संख्या में ऐसे उद्यमी जो भिन्न क्षेत्रों के अंदर अपना एक स्थान रखते हैं और हर जो भी प्रदर्शनी होती है उसमें नए विकल्पों की भी जानकारी मिलती है। तो आज इस आयोजन में देहरादून में होने में मुझे इन्होंने आमंत्रित किया है। मैं अपनी ओर से आयोजकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खासतौर पर जो उद्योग भारती है, उद्योग भारती के अनेक पदाधिकारियों ने इसको इस आयोजन के लिए देवभूमि को चुना है, मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ। हाल ही में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कई जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और बीजेपी संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी 21 रिटायर्ड अधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2027 के चुनावों के लिए दोनों संगठन अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो वहीं प्रदेश बीजेपी महामंत्री कुंदन परेहर का कहना है कि पूरे देश में बीजेपी से जुड़ने के लिए जनमानस लगातार प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई। परेहर ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार चहुमुखी विकास कर रही है, जिसके चलते काफी समय से कई लोग बीजेपी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए एक जनमानस लगातार प्रयास कर रहा है और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन तथा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में कल एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने हमारी सदस्यता को ग्रहण की है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ हमारी सरकार चहुमुखी विकास कर रही है, वहीं कई जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए हैं वो काफी समय से ये प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कराई जाए, लेकिन हमारे कई कार्यक्रम बीच में थे और उस कारण से हम उनको नहीं करा पाए। मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी किए जाने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जिस पर कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी शैलजा कुमारी ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा में इस विषय को लेकर चर्चा हुई, सबने इस पर सहमति भी जताई, लेकिन विपक्ष मुद्दाविहीन है, उनके पास अब कुछ भी बचा नहीं है। देखो, विपक्ष, मैंने कहा ना, विपक्ष मुद्दा विहीन है तो अच्छा हो कि उस बात को सदन के अंदर चर्चा हुई है, लोकसभा में हुई, राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई, तब तो कुछ जवाब था नहीं कांग्रेस के पास, ना कुछ लोग बोल पाए। अब जनता के बीच में किस बात को लेकर जाने वाले हैं, जबकि लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है और कानून बन चुका है। कानून का इम्प्लीमेंट होना है, कानून के इम्प्लीमेंट में कुछ तथ्य गलत है निकल कर आएंगे तो समय पर सदन है चर्चा करने के लिए। अभी तो उसको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि कार्य अवधि बढ़ी है, प्रामाणिकता के साथ लोगों का भुगतान हो, इसका विचार हुआ है। 17,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त इसके लिए पहले से ज्यादा धनराशि स्वीकृत हुई है। तो ऐसे जो विषय है, जिन विषयों से जनता लाभान्वित होने वाली है, गांव की योजना गांव में बनेगी और गांव के अंदर एक समृद्ध विकास दिखाई देगा, इस भाव योजना का सबको लाभ मिलेगा, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान ऋषिकेश में वन भूमि पर लगाए गए
फ्लैक्स और बोर्ड उखाड़ दिए गए हैं। इस मामले में वन विभाग के रेंजर निरीक्षक कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। दोषियों की पहचान की जा रही है। जानकारी के अनुसार जनहित याचिका के बाद 28 दिसंबर को लाल पानी और वीरभद्र ब्लॉक क्षेत्र में वन भूमि की नपाई भी की गई थी। वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़े फ्लैक्स और बोर्ड लगाए गए थे। वन विभाग का यह कहना है कि इन बोर्डों को अज्ञात लोगों ने उखाड़ कर नष्ट कर दिया। पुलिस का यह भी कहना है कि पहचान होने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के